बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 39 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम जल्दी इस पूरे कोर्स को कवर भी करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। लास्ट टाइम हमने टॉपिक लेक्चर 38 में जजमेंटल सैम्पलिंग पे बात की थी कि उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, और जितना एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर होता है जजमेंटल सैम्पलिंग उतनी ही उसकी बेहतर होती है और टाइम सेविंग होती है। और उसके कुछ हमने नुकसानात के बारे में बात की थी कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। आज हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। थ्योरी तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इसका चूँकि एक ये बोरिंग सा टॉपिक है, इसलिए थ्योरी की तरफ मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि एक सादा अल्फाज में आपको कहानी की शक्ल में बताने की कोशिश करूँगा। साथ में थोड़े से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी जिक्र करते जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, इसकी फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये साइंटिफिक बेस्ड है, मतलब इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो साइंसी बुनियादों पे है। और इसके अलावा पॉइंट बी में ये है कि ये डिफेंसिबल है, जस्टिफाइएबल है। कहीं पे भी आपका जो क्लाइंट है इसको ये नहीं कह सकता कि आपकी ये जो वर्किंग है ये ठीक नहीं है, बल्कि आप उसको साइंटिफिकली डिफ़ाइन भी करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं, और आपका जवाब भी जस्टिफाइबल होता है क्योंकि सिस्टम बेस्ड होता है। पॉइंट सी है, इट प्रोवाइड प्रिसाइज मैथमेटिकल स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ बीइंग करेक्ट। ये करेक्ट या इनकरेक्ट होने के मुतालिक भी मैथमेटिकली आपको जो है लॉजिकल जवाब देता है। पॉइंट डी है, इट इज़ एफिशिएंट ओवर लार्ज सैम्पल साइज आर नॉट टेकन। इसमें बहुत बड़े सैंपल नहीं बल्कि छोटे सैंपल लेके ही आप रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हैं वो ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा पॉइंट ई है, इट टेंड्स टू काज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अमंग डिफरेंट ऑडिट फर्म्स। कि जितनी भी ऑडिट फर्म्स होती हैं जब वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्लाई कर रही होती हैं तो सब के रिज़ल्ट सेम होते हैं। कहीं ये नहीं है कि उसका मेथड कोई और है, इसका मेथड कोई और है। जितनी भी ऑडिटिंग की फर्म्स होती हैं सेम मेथड अप्लाई करती हैं, सेम रिज़ल्ट डिराइव होंगे अगर कोई भी फर्म उसका ऑडिट करती है। पॉइंट एफ है, इट कैन बी यूज्ड बाय लोअर ग्रेड स्टाफ दैट वुड बी अनएबल टू अप्लाई द जजमेंटल नीडेड बाय द जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग की बात करें तो एक्सपर्ट ऑडिटर ही उसको अप्लाई कर सकता है और वही उससे रिज़ल्ट्स क्विकली ओरिएंट कर सकता है। जबकि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात करें तो सिस्टम बेस्ड होता है, और जो आपका स्टाफ होता है एक ऑडिटर का वो भी इन मेथड्स को अप्लाई कर सकता है। तो ओवरऑल जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है ये साइंटिफिक बेस्ड है। एक जो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन होने चाहिए, दो जो कि एक्सपर्ट हों उनको इंटरप्रेट करने वगैरह में। अगर एक सिस्टम पे मैकेनिज़्म में जब चीज़ आ जाती है तो वो तो स्टाफ भी अप्लाई कर लेता है, जबकि उसमें जब वेरिएशन आती है या टेक्निकली कोई बात आती है या कोई जो नॉर्मल आपका जो मेथडोलॉजी है वो स्टैंडर्ड पे फिट नहीं आती तो उसको अप्लाई करने के लिए फिर एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिकल जो बंदा है उसको उसकी मदद दरकार होती है, और वो महंगा पड़ सकता है। तो ये भी एक इसका एक पहलू है। तो इसके देयर आर सम डिसएडवांटेज भी इसके हैं। एज ए टेक्निक इट इज़ नॉट ऑलवेज फुली अंडरस्टूड सो दैट फॉल्स कंडीशंस मे बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को समझना हर ऑडिटर के बस की बात नहीं, लिहाजा जो कंडीशंस होते हैं, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं और समटाइम आप उनसे कंक्लूड गलत भी कर सकते हैं। पॉइंट बी है, टाइम इज स्पेंट प्लेइंग विद मैथमेटिक्स विच माइट बेटर टू स्पेंड ऑन ऑडिटिंग। कि जो आप टाइम मैथमेटिक्स के फार्मूलाज वगैरह में लगा रहे होते हैं बेहतर होता है कि वो अगर आप ऑडिट के मामलात को लेके चलें। पॉइंट सी है, ऑडिट जजमेंट टेक सेकंड प्लेस टू प्रिसाइज मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स को जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो ऑडिट आपका सेकंड पे चला जाएगा। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल, यहाँ पे कोई लचक नहीं। आपका जो क्लाइंट है उसका कोई लॉजिक समटाइम वो आप डिफेंस में देता है तो वहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि आपने सारे रिज़ल्ट जो ऑब्टेन किए हैं वो तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से थ्रू सिस्टम किए हैं। इसके अलावा पॉइंट ई है, ऑफन सेवरल एट्रीब्यूट्स
ऑफ ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट्स आर टेस्टेड एट द सेम टाइम, स्टैटिस्टिक डज नॉट ईजिली इनकॉर्पोरेट दिस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एट्रीब्यूटिवली होती हैं, मतलब जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप थ्योरी में समझ सकते हैं, उनको मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक एक्सपर्ट मशीनरी होनी चाहिए, मतलब लोग इस तरह के हों या एक डिपार्टमेंट हो जो इस तरह के मैकेनिज़्म जो आपको क्वालिटेटिव को स्टैटिस्टिकल या जो मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव डेटा में वो प्रोवाइड करे, तभी जाके आप वो फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के जो मेथड है। अच्छा जी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं कुछ ऑडिट सैंपल की। एक तो ये रैंडम होना चाहिए, यानी कि आपकी मर्ज़ी का नहीं होना चाहिए बल्कि रैंडम हो, जो आपकी पॉपुलेशन है उसके पास इक्वल चांस हो कि उसको चुना जाए। इसके अलावा ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि जो आपका सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। लेट्स सपोज हम लोगों की बात करें कि पाकिस्तान की आबादी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग रेशनल हैं, कितने सेकुलर हैं, कितने मज़हब पसंद है लोग, तो हम उन पे अगर कोई तहकीक करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे लोगों का मजमूआ या सैंपल में होने चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हो, तभी आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैंपल हो वो प्रोटेक्टिव हो, मतलब ऑडिटर उसको प्रोटेक्ट करे, कहीं उस पर अपनी मर्ज़ी के जो है सैंपल में आप आइटम ना डालें। इसके अलावा पॉइंट डी जो है आपका, उसमें अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब यह है कि क्लाइंट शुड नॉट बी एबल टू नो गेस विच आइटम विल बी एग्जामिन्ड, कि जहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं आपके क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए कि ये सैंपल यहाँ से लिया जाएगा, तो कहीं वो ये ना हो कि अपनी पॉपुलेशन का रिजल्ट ठीक करने के लिए आपके जो सैंपल प्रिडिक्टेबल है कि यहाँ से वो सैंपल लेगा, यहाँ के किसी एम्प्लॉय से वो बात करेगा, तो उसको वो अपने हिसाब से तोड़ मोड़ ना ले। अच्छा, सैंपल सिलेक्शन की जब बात आती है तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हम सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हैफाजर्ड है कि आप चलते फिरते कुछ भी लोगों को पकड़ सकते हैं, मतलब कि जी ये आपके सैंपल में शामिल हो जाएंगे, आप उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको जो चूजिंग सैंपल इज़ बेस्ड ऑन हैफाजर्ड। और पॉइंट बी जो है इसमें है सिंपल रैंडम, कि आप सिंपली रैंडम बेसिस पे आप जो है मतलब आप कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ थोड़ा सा चल के आगे वहाँ से पॉपुलेशन में सिंपल रैंडम कर लेते हैं। हैफाजर्ड के बाद रैंडम है और सिंपल रैंडम है, यानी कि सिंपल रैंडम का मतलब ये हुआ ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन हैव और आर गिवन ए नंबर, numbers are selected by means which gives every number an equal chance of being selected। आप जितनी पॉपुलेशन आपकी हो सबको नंबरिंग दे दें और कोई भी नंबर लगा दें कि ठीक है जी, हर एक के जिसके एंड पे 1 आता है आप उसको पॉपुलेशन को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, वो आपकी पॉपुलेशन में से सैंपल हो जाएगा। तो इस तरह का जो मेथड है उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है एक लेयर। अगर आप अपने पास जो पॉपुलेशन उसको लेयर्स में तकसीम कर दे, फर्ज कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे बात करें तो एजुकेशन वाइज भी हम उनकी लेयर्स बना सकते हैं कि अनपढ़ लोग, प्राइमरी पास, मिडल पास, मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएट, मास्टर्स, एमफिलियंस और बैचलर्स डॉक्टर्स। तो इस तरीके से आप उनके लेयर बना सकते हैं, या फिर आप फिनेंशियली लेयर बना सकते हैं कि लोअर फैमिली, अपर लोअर, मिडल, लोअर मिडल, इस तरीके से, या अपर जो है रिच पीपल। तो इस तरह की भी लेयर बना सकते हैं। उनमें से कुछ लोग आप लेके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लेयर्स बना सकते हैं। तो इस तरह का जो सैंपल होगा, मतलब हर लेयर में से कुछ लोगों को चुन लेना, उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग, कि आप जो आपके पास टोटल पॉपुलेशन है उसको कुछ हिस्सों में तकसीम करें, फिर उसके बाद उन हिस्सों में से सैंपल लें, फिर उनको एनालाइज करें और उनमें देखें कि आपने उनमें से कौन से पॉपुलेशन को एज ए सैंपल लेना है। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद होता है रैंडम सिस्टमेटिक। आप सिस्टमेटिकली कुछ नंबरिंग अलाट करते हैं, फिर उनमें से जो सिस्टमेटिकली आपके पास आते हैं फिर उनको, यानी कि जैसे पॉपुलेशन को टोटली आप सिस्टम में एक नंबर दे दें, फिर उनमें से कहें कि वन जिनके एंड पे आता है वो सारी आपकी सैंपल है, उनमें से फिर मज़ीद कुछ आप उनमें से चुन लें, सबको नहीं बल्कि कुछ को मज़ीद फिर जो है रैंडमली किसी और मेथड से आप उनको चुन लेते हैं कि जी जिसके नाम बी से स्टार्ट होता है या ए से स्टार्ट होता है, हमारे वो सैंपल बन जाएंगे। तो फिर इस तरह का जो होगा सिस्टमेटिकली पहले उनको आप तरतीब देते हैं, फिर उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो मेथड होगा उसको रैंडम सिस्टमेटिक मेथड कहते हैं। पॉइंट एफ है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फ़र्ज़ किया मल्टी स्टेज का मतलब है कि आप कुछ
स्टेज वाइज लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एक कोई कंपटीशन हो रहा है, तो जो कंपटीशन में कितने लोग शामिल हैं, लोअर लेवल पे कितने लोग हैं, मतलब जो ओवरऑल जितने उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें देख लें कि ए का नाम ए या जो जिनके नाम ए से स्टार्ट होता है सबको शामिल कर लें। उसके बाद मज़ीद जो एक पहला कोई कंपटीशन हो जाता है, उससे जो विनर होते हैं अगली दफ़ा आते हैं, उसमें से कुछ मज़ीद आप कोई कहते हैं कि जी सी जिनका नाम से स्टार्ट होता है वो हमारी पॉपुलेशन में से सैंपल हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला कंपटीशन के बाद आप मज़ीद कोई कंडीशन लगा के कि जिनका नाम एस से स्टार्ट होगा वो आपकी जो सैंपल में शामिल हो जाएंगे। जो ये शामिल करते करते आपके पास टोटल जब आएंगे, उनके बाद मज़ीद उनमें से कोई आप तरीक़ाकार अप्लाई करके उनमें से मज़ीद सैंपल को शार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मेथड होगा उसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद है ब्लॉक सैम्पलिंग, जब आपके पास जो पॉपुलेशन है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लॉक्स में तकसीम कर दें, फिर उनमें से रैंडम सैम्पलिंग कर लें, तो ये ब्लॉक सैम्पलिंग हो जाएगा। इसके बाद है वैल्यू वेटेज सिलेक्शन, कि अगर फर्स्ट के फाइनेंशियली आपके पास इतनी ट्रांजैक्शन हैं, आप उनकी वैल्यू देखते हैं कि 1000 वाली ट्रांजैक्शन कितनी है, 10,000 वाली ट्रांजैक्शन कितनी है, 50,000 वाली, लाख वाली, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो जितनी वैल्यू बेस्ड ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी जितनी ट्रांजैक्शन की, उनमें से ज़्यादा लें, और जो कम वैल्यू वाली हैं उनमें से सैंपल में यूनिट्स कम लें। तो ये इस तरह का जो मेथड होगा उसको वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कहेंगे। ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन कुछ एक एग्जांपल दी गई है जिसमें आपके पास जो है डेटर्स के नेम है, जमील है, इब्राहिम है, रज़ी है, फैज़ है, सैफ़ है, एट्सेट्रा, और सब का जो बैलेंस में है 600, 100 और 1200, 500, ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज है। तो एंड पे आपके पास कम्युलेटिव बैलेंस है और ये टोटल बनता है 3 लाख का बैलेंस। अब आपने क्या किया कि फ़र्ज़ किया आप उसको हर एक को डिवाइड कर देते हैं 100 पे, और आपके पास 1000 ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। तो आप 3000 के बाद हर एक जो ट्रांजैक्शन आती है उसको चूज़ कर लेते हैं। तो आपने देखना है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जिसकी अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी उसके उतने ज़्यादा होंगे चांसेस कि वो आपके सैंपल में आ जाएं। तो सैंपल की बेस पे आप देखेंगे कि इतनी वैल्यू में से इतने लोग आपने शामिल किए, उनकी फिर अमाउंट जो थी उनको आप वेरीफाई करें। अगर वो ठीक थी तो फिर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई है उसमें से जो बैलेंस रिपोर्ट किया गया है उसमें कहीं इन्फ्लेशन ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड कोई चीज़ नहीं, बल्कि आपने इतनी ट्रांजैक्शन जितनी उनकी टोटल अमाउंट बनती है उसको सर्टिफाई कर सकते हैं कि कम अज़ कम इतनी की कहीं पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वो छोटी से भी आप कह सकते हैं, लेकिन एडिटर चूँकि छोटी नहीं देता वो ओपिनियन नहीं देता है। तो ये सारी बात इसी में लिखी गई है। यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है, और ये स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड है इसमें से कुछ 1-2 सैंपल्स पे अक्सर क्वेश्चन आ भी जाते होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ सैंपल में कौन सा मेथड अप्लाई होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लेक्चर में से कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। ड्राई टॉपिक था इसलिए मैंने कोशिश की कि उसकी जो है टेक्स्ट में ना जाऊँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने सिंपल अल्फाज में आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।